स्मार्ट पीएलएस में सीखेंगे कि स्मार्ट पीएलएस के अंदर हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कैसे रन कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं टेल्को की ही फाइल यूज कर रहा हूँ। यही फाइल हमने एसपीएसएस में यूज की थी, यही फाइल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ताकि रिजल्ट सेम आए तो हम कंपेयर कर सकें कि रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आ रहा। एक सेकंड में बैक पे जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ होता कैसे ये। इससे मैंने कर दिया यस। अब देखें यहाँ पे उसने चार ऑप्शन दिए हुए कि आपने पीएलएस एम करना है, सीबीएम करना है, प्रोसेस करना है, रिग्रेशन करना है। तो मैंने किस पे क्लिक किया है? रिग्रेशन पे। जैसे मैंने रिग्रेशन पे क्लिक किया तो उस फाइल को मैंने एमएलआर के नाम से बना दिया। एक प्रोजेक्ट होता है, समझ रहे हैं? इस फोल्डर में मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाए हुए, जैसे कॉम्प्लेक्स का, मीडिएशन का, एमएलआर का, डिफरेंट। इस प्रोजेक्ट को मैंने नाम क्या दे दिया? एमएलआर, मतलब मल्टीपल इंटीग्रेशन। ठीक है। इस प्रोजेक्ट में देखिए मैंने टेल्को की फाइल भी अपलोड की हुई है, आपकी यूनिवर्सिटी की भी फाइल अपलोड की है, सलीम हबीब यूनिवर्सिटी के नाम से। ये मैं लास्ट में अपलोड की थी, याद है? हमने यही भी डेटा जनरेट किया था। अब मैं एमएलआर के दो पे चला गया। अब वो मुझसे पूछा कौन सी डेटा फाइल यूज करनी है, तो मैंने यहाँ पर टेल्को सेलेक्ट कर लिया। देखें यहाँ पे मुझे दोनों ऑप्शन देगा, टेल्को का भी, एसएचयू का भी, तो मैंने टेल्को को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है इस फोल्डर के अंदर तीन डेटा फाइल है, किसको यूज करना है? तो मैंने किसको सिलेक्ट कर दिया? टेल्को को। और स्मार्ट पीएलएस चार मॉडल दे रहा था, सीबीएम, सैम, पार्शियल स्क्वायर, प्रोसेस और रिग्रेशन। वहां पे रिग्रेशन को सिलेक्ट कर लिया। क्लियर है? यस सर। इश्यू से बताऊं? क्लियर है? अब देखें, अब स्टार्ट कैसे करना है। मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है इनकम। मैंने इनकम को ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊंगा। अच्छा, यहाँ पे सारा कंसेप्ट ड्रैग करने का है। ठीक है। हाँ, एक काम करते हैं कि एक सेकंड रुकिए। हाँ, मैं वापस से करता हूँ रिग्रेशन। हाँ, एसएचयू, एमएलआर, सेव, डन। ठीक है। अभी टेल्को की फाइल मैं यहाँ पे ले आया हूँ। सबसे पहले मैं इनकम का वेरिएबल लेके आया यहाँ पर। डन। अब ये देखें इंटरसेप्ट लेफ्ट साइड पे है, इससे मैं ले आता हूँ राइट साइड पे। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, मैंने कहा उसको राइट साइड पे ले आओ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देखते हैं, एज इंडिपेंडेंट है। और मैं एक इंडिपेंडेंट ले लेता हूँ, मैरिटल एड्रेस ले लेता हूँ, और टेन्योर तीन, और चौथा ले लेता हूँ मैं एम्प्लॉय। ये चारों मैट्रिक है, क्वांटिटेटिव है। इन चारों को सिलेक्ट करके मुझे इनकम के ऊपर ड्रॉप करना होगा। डन। अब देखें इन चारों को उसने इंडिपेंडेंट मान लिया है। अब प्रॉब्लम ये, प्रोसेस में ऐसा नहीं था। प्रोसेस में हम बाहर भी ड्रॉप कर सकते थे, फिर एरर को कनेक्ट करते थे। यहाँ पे ये नहीं है, इसमें आपको इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट के ऊपर आके ड्रॉप करना पड़ेगा। ये बात बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि प्रोसेस में क्या होता है, आप कहीं पे भी ड्रॉप कर दे, बाद में कनेक्ट कर दें। यहाँ पे देखें कनेक्ट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ। बाकी प्रोसेस में कनेक्ट का ऑप्शन दिया होता है, इसमें कनेक्ट का ऑप्शन। अब हमें नॉर्मली हमारी आदत ये होती है कि डिपेंडेंट राइट हैंड पे होता है, इंडिपेंडेंट लेफ्ट पे होता है। ठीक है। लेकिन देखें इसने क्या किया हुआ है, इसने राइट पे दिए हुए थे, तो मैंने इसको टर्न करके किस पे कर दिया? लेफ्ट पे। ये देखें, ये आप इसको नीचे ले जा सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं। राइट हैंड पे देख रहे हैं? राइट हैंड पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना आपको, यस सर। राइट पे, राइट पे ले गए, क्लिक कर दिया, लेफ्ट पे ले गए। अब मुझे आदत है कि इंडिपेंडेंट लेफ्ट पे और डिपेंडेंट राइट पे हो, तो इसलिए मैं इसको लेफ्ट पे ले आया, उसको राइट पे ले आया हूँ। डन हो गया। तो ये चार इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। यही काम मल्टीपल लीनियर में करते थे। आप कहते हो तो मैं इसको साथ साथ मल्टीपल लीनियर में रन करके दिखा सकता हूँ, एसपीएसएस के। तो वहां पे क्या रिजल्ट आ रहे हैं, यहाँ पे क्या रिजल्ट, तो जाहिर बात है सेम आएंगे, दोनों का रिप्रेजेंट करने का मेथड चेंज है। अभी ऊपर क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट। ये मैंने कैलकुलेट कर दिया। तो पहला ऑप्शन क्या है? देखें इसके नीचे लॉजिस्टिक भी दिया हुआ है, जो अभी हमने पढ़ा है। इसमें हम लॉजिस्टिक भी परफॉर्म कर सकते हैं, बस उसमें फर्क ये और डिपेंडेंट वेरिएबल क्वालिटेटिव हो जाएगा। तो ये चार ऑप्शन है, पहले हम मल्टीपल लीनियर को डिस्कस करें, बस यहाँ पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे स्टार्ट कैलकुलेशन करके बस ये रिजल्ट ओपन हो गए। अब ये देखें डिपेंडेंट वेरिएबल में 0.268 आ रहा है। नॉर्मली हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं और यही अपने थीसिस में उठा के डाल देते हैं। अब सवाल ये होता है 0.268 क्या है? ये लेफ्ट हैंड पे देख रहे हैं आप, ये पूछ रहे हैं आपसे डिपेंडेंट वेरिएबल में कौन सी वैल्यू चाहिए। यहाँ पे आस्क फॉर लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है 0.268 क्या है? आस्क फॉर। आप कहते हैं नहीं, डिपेंडेंट मुझे आस्क फॉर नहीं चाहिए, एडजस्टेड आस्क फॉर चाहिए, तो ये क्लिक कर दें। फिलहाल मैं आस्क फॉर ही रन देता हूँ। इंडिपेंडेंट में क्या लिखा है? स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे चाहिए
अनस्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट विद पी वैल्यूज, क्लिक कर दूं। अब ये देखें, इसने सारे के सारे बीटास मुझे दे दिए विद पी वैल्यूज। अब ये इसकी ब्यूटी है। एसपीएसएस में मैं रिजल्ट का टेबल कॉपी पेस्ट करता था, मॉडल अलग कॉपी पेस्ट करता था, इसमें दोनों चीजें एक साथ ही डल जाएंगी। मैं बस मॉडल के पीछे डाल दूंगा, यहाँ पे सारे बीटास भी आ गए, आर स्क्वायर भी आ गया, सबकी सिग वैल्यूज भी आ गई। तो ये अब ये देखिए, मैंने राइट क्लिक किया, ये एक्सपोर्ट एज इमेज, तो ये पूरी एक्सपोर्ट हो जाएगी इमेज बाहर। डन। लेकिन मुझे इसकी जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि मैं पूरे रिजल्ट एक साथ में एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ आपको। ये पहला टेबल समझ में आ गया। दूसरा क्या है, फाइनल रिजल्ट, इसके ऊपर क्लिक करते हैं एक एक करके। ये समरी कोफिशिएंट। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन जब हम एसपीएसएस पे कर रहे थे या हम ईव्यूज पे कर रहे थे, वहां पे यहाँ पे अनस्टैंडर्ड बीटा का कॉलम आता था, याद आया। बीटा बोले कोफिशिएंट बोले एक ही बात है। क्लियर है। अब ये देखें, ये सारे बीटास दिए हुए हैं, उसमें भी टेबल आता था, उसमें भी स्टैंडर्डाइज बीटा आते थे, राइट। एक काम कर, ये बात हमने लीनियर रिग्रेशन में डिस्कस कर ली थी। इस वीडियो में बस मुझे ये दिखाना है कि स्मार्ट क्वेरीज पे रन कैसे होता है। अनस्टैंडर्डाइज बीटा आपको बताता था पर यूनिट चेंज कि एक्स में अगर 1 यूनिट का चेंज आएगा तो वाई में कितने यूनिट का चेंज आएगा। स्टैंडर्डाइज बीटा ये बताता है कि वाई के स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना चेंज आएगा। ठीक है। दूसरा, हमने उस लेक्चर में ये भी डिस्कस कर लिया था कि अगर एक से ज्यादा वेरिएबल सिग्निफिकेंट है और आपको ये जानना है ज्यादा सिग्निफिकेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो इसके तीन चार मेथड थे। एक मेथड तो था जिसकी सिग वैल्यू सबसे छोटी है, दूसरा मेथड था जिसकी टी वैल्यू सबसे बड़ी है, और तीसरा मेथड ये था जिसका स्टैंडर्डाइज बीटा सबसे बड़ा है। डन। अच्छा, अब एसपीएसएस में फर्क ये, इंटरसेप्ट की वैल्यू पहले आती है, इंडिपेंडेंट की वैल्यूज बाद में आती है। यहाँ पे इंटरसेप्ट एंड में दिया हुआ है, लेकिन मजे की बात है इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग का ऑप्शन है। ये मैं इसके एसपीएसएस के फॉर्मेट में दोबारा वापस ले आया, मैंने क्लिक किया तो इंटरसेप्ट ऊपर आ गया, बाकी सारे वेरिएबल्स नीचे आ गए। इसमें एक और बेनिफिट है, इसमें आप क्लिक करके असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हैं। जैसे इंटरसेप्ट सिग्निफिकेंट है, ये दोनों इनसिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है। अब मैं चाहता हूँ एक काम करो, सारे सिग्निफिकेंट टॉप पे ले आओ। देखिए क्लिक कर दिया, जितनी सिग वैल्यू छोटी उतना पहले आ जाएगा। मैंने कहा नहीं, सारे इनसिग्निफिकेंट ले आए। मैंने क्लिक कर दिया, तमाम इनसिग्निफिकेंट पहले आ गए। समझ गए। ये ऑप्शन बाकी सॉफ्टवेयर में नहीं है। इसी तरह आप देखना चाहते हैं सबसे बड़ी टी वैल्यू किसकी है, इस पर क्लिक कर दें, तो सबसे बड़ी टी वैल्यू अगर सबसे ऊपर आ गया तो आप ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं किस ऑर्डर में आपको रिजल्ट चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये पूरा टेबल वही है जो आपको बाकी सॉफ्टवेयर देते हैं, लेकिन इसने एक चीज डिफरेंट दे दी है, इसने आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल बना के दे दिया है। देखें, ये जो बीटा आपका 5.83 है ना, इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी इसने दे दी है। तो इसने सारे बीटास का कॉन्फिडेंस इंटरवल बना के देखा, मिनिमम ये मैक्सिमम ये कंसेप्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल जैसे आता है, उसको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, एसपीएसएस में कॉर टेबल आता था अनोवा का, जो बताता था ओवरऑल मॉडल फिट है या नहीं, वो ये सेकंड नंबर पे दिया हुआ है। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। इसका नाम क्या है, अनस्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट। इसमें सिर्फ कोफिशिएंट्स के वैल्यूज दी हुई है, सिग वैल्यू वगैरह। और अगर मैं स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट पे क्लिक कर दूं तो इसमें सिर्फ स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट दिए हुए हैं। आप समरी पे क्लिक कर दें तो ये सारी चीजें मिल रही है। तो मतलब ये दोनों इररिलेवेंट हो गए। ये बात समझ में आ गए, क्योंकि इन दोनों के रिजल्ट हमें ऑलरेडी समरी कोफिशिएंट में मिल रहे हैं। ये लॉजिक क्लियर हो गई। ये कौन सा टेबल है, समरी अनोवा। एसपीएसएस में भी आता था, याद है। ये बताता था ओवरऑल मॉडल सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ये देखें वही आ गया। अब इसमें भी ना, उसमें पहले एक सेकंड रुक जाए। अच्छा, उसमें ऑर्डर क्या होता था, पहले रिग्रेशन आता था, फिर एरर आता था, फिर टोटल आता था, राइट। इसमें पहले एरर आ रहा है, फिर रिग्रेशन है, फिर टोटल आ रहा है। क्लियर होगी लॉजिक। अब ये देखें, ये एफ की वैल्यू आ रही है रिग्रेशन की 91.02, इसकी सिक वैल्यू कितनी है। तो अब हमने करना क्या है, हम एक काम करते हैं। अच्छा, रिग्रेशन दोनों कंडीशन में सेंटर में ही है, ठीक है। तो इसकी सिक वैल्यू 0.000 है, तो आपने रिग्रेशन की सिक वैल्यू देखनी है, देखा मॉडल 0.05 से कम है, तो आपने कहा ओवरऑल मॉडल सिग्निफिकेंट है। बाकी ये सारी इंटरप्रिटेशन वही है, ये डिग्री फ्रीडम ऑफ रेगुलेशन है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रेजिडुअल है, ये तमाम इंटरप्रिटेशन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो रेगुलेशन की, डन। रेगुलेशन की वैल्यू देखेंगे 0.05 से कम है, क्योंकि आपका रेगुलेशन मॉडल है ना, तो इसे मॉडल को रेगुलेशन के नाम से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें पता चल गया ओवरऑल मॉडल सिग्निफिकेंट है, डन। फिर वहां पे एक टेबल था मॉडल समरी का, जो आर स्क्वायर वगैरह बताता था, राइट। ये नीचे आ गया आर स्क्वायर, ये मैंने क्लिक कर दिया, ये इसने आर स्क्वायर की वैल्यू दे दी। ये आर स्क्वायर, ये एडजस्टेड आर स्क्वायर।
आर स्क्वायर 0.26 और एडजस्टेड आर स्क्वायर 0.265। डन। ये एक है डर्बन वॉटसन टेस्ट। ये बेसिकली इरिगेशन की एक assumption होती है ऑटो कोरिलेशन से रिलेटेड। ठीक है, उसको टेस्ट करने के लिए हम डबल बॉटम टेस्ट यूज करते हैं। उसका क्राइटेरिया तो टू, अगर टू के पास है तो ऑटो कोरिलेशन नहीं है, टू से नीचे टू से ऊपर पे ऑटो कोरिलेशन होती है। ठीक है, तो ये जो हमने एक वीडियो बनाई हुई है ओएलएस की एजम्पशन के ऊपर, उसके अंदर तमाम ओएलएस की एजम्पशन को टेस्ट किया गया है। उसके अंदर ये ऐड किया जा सकता है कि ऑटो कोरिलेशन की एजम्पशन को टेस्ट करने के लिए इसने डबल वॉटसन की वैल्यू दे दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली हेडिंग क्या है? कोलिनियरिटी। रेगेशन की एक और assumption होती है मल्टी कोलिनियरिटी। उसका मतलब होता है एक इंडिपेंडेंट, अच्छा पहले मैं ऑटो कोरिलेशन समझा देता हूँ। ऑटो कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि करंट रेजिडुअल प्रीवियस रेजिडुअल से कोरिलेटेड ना हो। समझ रहे हैं कि जो अगली वैल्यू है वो प्रीवियस से कोरिलेटेड, मतलब एक एरर का दूसरे एरर से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। इसकी एजम्पशन ये होती है कि एरर आपस में इंडिपेंडेंट हो, एक एरर का दूसरे एरर से ताल्लुक ना हो। तो दूसरी जबान में हम ये कह सकते हैं अजम्पशन है नो ऑटो कोरिलेशन की। किसकी है? नो ऑटो कोरिलेशन। तो ये चल, अच्छा एक अजम्पशन ये होती है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूसरे इंडिपेंडेंट से भी कोरिलेटेड ना हो। एक इंडिपेंडेंट दूसरे इंडिपेंडेंट से कोरिलेटेड ना हो, इसे कहते हैं मल्टी कोलिनियरिटी। क्या कहते हैं? मल्टी कोलिनियरिटी। मल्टी कोलिनियरिटी की एजम्पशन दो तरीकों से चेक होती है। एक का नाम है टॉलरेंस, एक का नाम है वीआईएफ। ये आगे दिया होगा। अच्छा यहाँ पे से वीआईएफ दिया हुआ है। वीआईएफ का मतलब है वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। क्या नाम है? वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। अच्छा, और कुछ में लिखा तो टॉलरेंस। टॉलरेंस और वीआईएफ एक ही बात है। टॉलरेंस वीआईएफ का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब है टॉलरेंस अगर 0.5 है तो वीआईएफ 2 होगा। टॉलरेंस अगर 0.1 है तो वीआईएफ 10 होगा। टॉलरेंस की रेंज होती है 0 to 1। 0 to 1। हम ये कहते हैं कि टॉलरेंस 0.5 और से अबव होनी चाहिए। 0.5 और अबव। आपने सुना होगा ना जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस मतलब बर्दाश्त में नहीं है। तो टॉलरेंस जितनी जीरो के करीब जा रहा है उतना वो बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, जितना जीरो से दूर जा रहा है, जितना वन के करीब आ रहा है, उतनी टॉलरेंस ज्यादा है। अब एक किताब में साइटेशन है कि टॉलरेंस 0.5 होनी चाहिए, तो उसी किताब में साइटेशन है वीएफ 2 से कम होनी चाहिए। समझ गए? क्योंकि टॉलरेंस जब 0.5 है उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वीएफ 2 बन जाएगा। जैसे ही टॉलरेंस 0.5 से बढ़ेगी वीआईएफ 2 से कम हो जाएगा। तो एक ही बात है, आप चाहे बोले टॉलरेंस 0.5 से ज्यादा होने चाहिए या आप बोले वीआईएफ 2 से कम होना चाहिए, एक ही बात है। कुछ किताबें ये कहती है कि टॉलरेंस 0.1 तक एक्सेप्टेबल है, 0.1 से कम ना हो। मतलब 0.2 भी एक्सेप्टेबल है, 0.3 भी एक्सेप्टेबल है। तो जो 0.1 की बात करेंगे वो वीआईएफ का थ्रेशोल्ड क्या देंगे? 10। 0.1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 10। वो कहता है वीआईएफ 10 से कम होना चाहिए। 10 से ज्यादा गया तो प्रॉब्लम है। क्लियर हो गया? Yes। तो यहाँ पे इसने टॉलरेंस नहीं दिया हुआ, लेकिन एसपीएसएस टॉलरेंस और वीएफ दोनों देता है। इसने सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है? दिया। तो टेक्निकली वीएफ होता क्या है? वीएफ मल्टी कोलिनियरिटी की एजम्पशन को टेस्ट करने के लिए दिया जाता है। अब देखें ये सब ग्रीन दिख रहा है आपको, इसका मतलब है ये कह रहा है मल्टी कोलिनियरिटी का प्रॉब्लम नहीं है, तमाम वेरिएबल आपस में कोरिलेटेड नहीं है। अब मजे की बात है, अगर इसका क्राइटेरिया 2 का होता तो ये एज को रेड कर देता। इसने एज को ग्रीन किया हुआ है, तो इसने 5 रखा हुआ थ्रेशोल्ड। ये 5 के बाद रेड करेगा। डन। ये 5 तक एक्सेप्ट कर लेता है। क्लियर होगी लॉजिक? इसका मतलब है इसने टॉलरेंस लेवल कितना लिया हुआ? 0.2। क्योंकि टॉलरेंस 0.2 होगा तो उसका रेसिप्रोकल 5 बनेगा ना। ये बात समझ में आ गई? तो इसने टॉलरेंस को 0.2 लिया तो वीएफ को 5 रखा हुआ है। 10 तक एक्सेप्टेबल होता है। आसान जबान में ये जो टेबल दिया हुआ है ना, ये एक अजम्पशन को टेस्ट करने के लिए दिए गए, जिस अजम्पशन का नाम क्या है? मल्टी कोलिनियरिटी। डन। ये देखें, ये नीचे इतने कंडीशनल इंडेक्स का काम भी मल्टी कोलिनियरिटी चेक करना ही है। ठीक है, ये वीआईएफ भी मल्टी कोलिनियरिटी चेक करता है, कंडीशन इंडेक्स भी मल्टी कोलिनियरिटी ही चेक करता है आइगन वैल्यू के थ्रू। आपने वीआईएफ के थ्रू चेक कर लिया तो बस इसकी नीड नहीं है। डन। अगला कॉलम क्या दिया हुआ है? ये एरर। ये इसने हर केस का एरर दिया हुआ है, 1000 केसेस है। एरर कैसे आता था? वाई माइनस वाई हैड, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड। तो ये पहले केस का एरर है, दूसरे केस का एरर है, तीसरे केस का एरर है। ठीक है, इससे भी क्लिक करके मैं सेंडिंग डिसेंडिंग कर सकता हूँ। सबसे बड़ा नेगेटिव एरर किसका है? 695 केस का। ये बात समझ रहे हैं? और सबसे बड़ा पॉजिटिव एरर किसका है? 409 का, 150 का। क्लियर हो गया? तो y और y कैप का डिफरेंस है ये एरर। अच्छा, ये तो था रेजिडुअल।
ये बात लीनियर रिग्रेशन के अंदर सब कवर हो गया है। देखें अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने बैठ गया तो 4 घंटे की वीडियो लीनियर, हमने जो लीनियर रिग्रेशन की वीडियो देखी वो 5 साढ़े 5 घंटे की है। मैंने पहले ही वीडियो के स्टार्ट में कहा था यहाँ का पर्पस है स्मार्ट पीएलएस पे रन कैसे करना है। बाकी जितने कंसेप्ट है वो हमने लीनियर रिग्रेशन में कवर कर लिए थे, क्योंकि देखें एसपीएसएस की लीनियर रिग्रेशन की वीडियो अलग है, ई व्यूज की अलग, स्मार्ट पीएलएस की अलग, आर पे अलग। अब जो थ्योरी है वो हमने एक ही दफा एक्सप्लेन की 4 5 घंटे में। जब हम सॉफ्टवेयर पे आएंगे तो वो 15 20 मिनट में हमने वीडियो खत्म करनी है। ये लॉजिक समझ रहे हैं? हमने बस ये बताना है परफॉर्म कैसे करना है। अब इसकी मैनुअल कैलकुलेशन, इसकी इंटरप्रिटेशन, ये तमाम चीजें लीनियर रिग्रेशन के कंसेप्ट की वीडियोस पे हैं। अब आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। रेजिडुअल का मतलब ये होता है कि एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू का गैप। अब जैसे ये देखें, मैं इसको असेंडिंग में करता हूँ वापसी। जो पहला केस है इसमें रेजिडुअल कितना है, 87। इसका मतलब है जो एक्चुअल वैल्यू थी y और जो आपने प्रिडिक्ट की y हैट, उन दोनों में डिफरेंस कितना है, 87 का। एक्चुअल वैल्यू 87 से ज्यादा थी, आपने 87 से कम प्रिडिक्ट की, जो पहले आदमी की इनकम थी। दूसरे आदमी की इनकम जो आपने प्रिडिक्ट की है ना, वो -59 है। वाई माइनस वाई हैट है ना, इसका मतलब आपने 59 ज्यादा प्रिडिक्ट कर दी थी। तो ये बताता है कि किस आदमी की अपनी आपने ज्यादा प्रिडिक्ट की और किस आदमी की आपने कम प्रिडिक्ट की। इनकम था हमारा डिपेंडेंट, इनकम इन थाउजेंड था ना। आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल था वो इनकम इन थाउजेंड था। ये तो आपको यूनिट पता होना चाहिए शुरू में कि आपने डिपेंडेंट वेरिएबल में जो यूनिट रखा है वो यूनिट क्या रखा है। तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल था इनकम इन थाउजेंड, तो 59,000 की गलती की आपने। अच्छा, ये तो था हमारा रेजिडुअल। अब ये क्या है हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू। अब ये देखें, पहले की प्रेडिक्टेड है 45.49, ये प्रेडिक्टेड है, ये रेजिडुअल है। अच्छा, कुछ सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, प्रेडिक्टेड देते हैं, एक्चुअल देते हैं, उन दोनों को आप लेस करेंगे तो रेजिडुअल आ जाएगा। डन। इसने क्या किया है, इसने रेजिडुअल दिया और प्रेडिक्टेड दिया है। ओरिजिनल डेटा आपके पास वाई का पड़ा हुआ है। अगर मैं वाई में से प्रेडिक्टेड लेस कर दूं ना, तो ये सारे रेजिडुअल खुद ही से आना शुरू हो जाए। तो ये इसने तमाम केसेस की प्रेडिक्टेड वैल्यू दे दी है। प्रेडिक्टेड आई कैसे है, याद है इक्वेशन, वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लस बीटा 1 x1 बीटा 2 x2। तो हम तमाम वेरिएबल्स को पुट करेंगे, ये प्रेडिक्टेड वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब ये जो प्रेडिक्टेड वैल्यू आई है और रेजिडुअल आया है ना, इनके कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है। पहले रेजिडुअल को डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव। तो ये बता रहा है कि रेजिडुअल का मीन जीरो है। ये एजम्पशन में लीनियर रिग्रेशन में पढ़ी थी कि रेजिडुअल में हमेशा मीन जीरो आता है। एरर हमेशा उसका मीन जीरो होता है, ठीक है। वाई माइनस वाई कैप हमेशा जीरो आता है। ये बता रहा है उसका मिनिमम कितना है, मैक्सिमम स्टैंडर्ड डेविएशन, कर्टोसियस स्क्यूनेस, उसके तमाम डिस्क्रिप्टिव दे रहा है। ये देखें नीचे क्या है, प्रेडिक्टिव के डिस्क्रिप्टिव। ये सारे प्रेडिक्टेड वेरिएबल के डिस्क्रिप्टिव दे रहा है कि उसका मीन ये है, उसका मीडियन ये है, ऑब्जर्व मिनिमम मैक्सिमम स्टैंडर्ड डेविएशन। डन हो गया, बोले। अब ये इसने रेजिडुअल का क्यूक्यू प्लॉट दे दिया, ये रेजिडुअल का हिस्टोग्राम दे दिया। ये बेसिकली इसलिए दिया है कि रेजिडुअल की एक assumption होती है कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। ये भी एक assumption है कि आपका जो रेजिडुअल है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। तो बेसिकली इसके लिए टेस्ट होता है कॉल्मो शपीरो विल्क, ठीक है। इसने बेसिकली डायग्राम दे दी है और इस डायग्राम से आप अंदाजा लगाएं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है या नहीं। इसका मतलब है जो ओएलएस की 9 से 10 assumption थी ना, उसमें से इसने सिर्फ 3 4 दी है। पहली ऑटो कोरिलेशन दे दी, एक। डन। दूसरी assumption इसने मल्टी कोलिनियरिटी की दे दी, कितनी हो गई, दो। तीसरी assumption इसने नॉर्मेलिटी की दे दी कि एरर नॉर्मल होना चाहिए, तीन। चौथी इसने एक और भी यहाँ पे दी हुई है वैसे, ब्रुश पैगन देख रहे हैं, ब्रुश पैगन। एक assumption होती है होमोसिडाक्सिसिटी की, आसान जबान में होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। इसका मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट के इंक्रीज होने से वेरिएंस ना इंक्रीज हो रहा है रेसिडुअल का, ना सेम है। इसका मतलब ये है जब इंडिपेंडेंट में एक्स की वैल्यू 1 थी, तो जितना डिफरेंस वाई और वाई कैप में था, वेरिएंस था 1 के ऊपर, उतने ही डिफरेंसेस 2 के ऊपर है, उतने ही डिफरेंसेस 3 के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि छोटे एक्स पे अच्छा प्रेडिक्ट कर रहा है और बड़े एक्स पे बुरा प्रेडिक्ट कर रहा है, या वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि वेरिएंस अक्रॉस द डेटा सेम है। इसको आसान जबान में कहते हैं होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। और इसके लिए टर्म यूज होता है होमोसिडाक्सिसिटी। और इसका रिवर्सल क्या है, हेट्रोसिडाक्सिटी। इसका टेस्ट यूज होता है ब्रुश पैगन टेस्ट, लिखा हुआ है, नाम क्या लिखा हुआ है। इस टेस्ट का नल हाइपोथेसिस ये होता है कि होमोसिडाक्सिसिटी है, मतलब वेरिएंस इक्वल है। इसकी सेक वैल्यू 0.00 आ गई,
0.05 से कम। इसका मतलब है वेरिएंस इक्वल नहीं है। इसका मतलब है हेटेरोसेडास्टिसिटी है। डन। अगर लीनियर रिग्रेशन की एजम्पशन वैलिड हो जाए तो फिर हम सब्स्टिट्यूट मॉडल पे जाते हैं, वेटेड लीस्ट स्क्वायर पे जा सकते हैं, किसी भी और मेथड पे जा सकते हैं, और हम कहेंगे हमारी एजम्पशन वैलिड हो गई। जैसे नॉर्मेलिटी की एजम्पशन वैलिड होती थी तो हम लॉग ट्रांसफॉर्मेशन पे जाते थे। मल्टी कोलिनियरिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम पहले फैक्टर यूज करते थे। तो हर एजम्पशन की वैल्यूएशन का कोई ना कोई सोल्यूशन है। इसने बस हमें ये बता दिया कि आपकी होमोसेडास्टिसिटी वाली एजम्पशन वैलिड हो गई। इसका अंदाजा लगाने के लिए देखें, यहाँ पे इसने एक टेबल भी दिया है प्रेडिक्टेड वर्सेस रेसिडुअल का। ये टेबल देख रहे हैं? ये इसने स्कैटर प्लॉट बना दिया है, दो स्कैटर प्लॉट बनाए हैं। पहला स्कैटर प्लॉट है प्रेडिक्टेड वर्सेस एक्चुअल, दिख रहा है? और दूसरा स्कैटर प्लॉट क्या है? प्रेडिक्टेड वर्सेस रेसिडुअल। इसे हम स्कैटर प्लॉट कहते हैं। स्कैटर प्लॉट से आपको अंदाजा हो जाता है होमोसेडास्टिसिटी है या। अब ये देखें, ये आपकी प्रेडिक्टेड लाइन है। यहाँ पे देख रहे हैं गैप ज्यादा है, और यहाँ पे करीब करीब है। लेकिन स्कैटर प्लॉट से आपको अंदाजा हो जाता है, लेकिन जब तक हम टेस्ट ना लगाएं, जब तक हमारे पास फिग वैल्यू ना है, हम यकीन से नहीं कह सकते। तो ब्रूच पैगन टेस्ट ने हमें कंफर्म कर दिया कि भाई हेटेरोसेडास्टिसिटी है, होमोसेडास्टिसिटी नहीं है। आगे जैसे क्या अनुराग, स्कैटर प्लॉट से आपको आइडिया हो जाएगा। उसको कंफर्म करने के लिए हम ब्रूच पैगन टेस्ट में देख लेंगे फिग वैल्यू क्या आई है। स्कैटर प्लॉट इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमें ग्राफ भी ऐड करने हैं ना, आपको आइडिया दे देगा। लेकिन एग्जैक्ट बताने के लिए कि होमोसेडास्टिसिटी है नहीं, आपको टेस्ट लगाना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया? जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, ये रेसिड्यूल का हिस्टोग्राम है। ये आपको अंदाजा तो बता देगा कि नॉर्मेलिटी है या, लेकिन जब तक हम टेस्ट नहीं लगाएंगे तब तक हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि नॉर्मेलिटी है या नहीं। ये सारे टेबल डिस्कस हो गए, एंड में देखें ये दिया है मॉडल एंड डेटा, सामने दिखेगा। पहली हेडिंग क्या दी हुई है? डेटा। ये मैंने डेटा पे क्लिक कर दिया, ये एक्चुअल डेटा है। ये एक्चुअल वाई है। एक्चुअल वाई कितना है देखते रहेगा। एक्चुअल वाई पहले केस का 64 है ना, जीरो का। अब ये देखेगा, ये प्रेडिक्टेड आपने प्रेडिक्ट कितना किया है? 45। एक्चुअल कितना था? कितने कह रहे थे? ऑलमोस्ट 19। रेसिडुअल पे जाते हैं, 18.50 कह रहे थे। समझ में आ गया? अब फिर से देखते हैं, वन पे आ जाएं। एक्चुअल इनकम कितनी है? 136। आपके मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट किया है? 48। डन। तो वाई था 136, दोनों का एरर कितना आ गया? 87 का। क्लियर हो गया? तो ये डेटा में इसने एक्चुअल डेटा दिया है, वाई, प्रेडिक्टेड, रेसिडुअल, तीनों दे दिए। वाई मतलब ओरिजिनल, वाई हैट मतलब प्रेडिक्टेड, और एरर मतलब रेसिडुअल। हमने वाई की इक्वेशन ये पढ़ी थी, वाई इक्वल टू वाई हैट प्लस एरर। याद आया? इसने तीनों का ब्रेकअप दे दिया। नीचे क्या दिया हुआ है? डिस्क्रिप्टिव। ये देखें, आपके तमाम वेरिएबल्स के मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, कट ऑफ, सब दे दिया डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। और लास्ट हेडिंग देखें, तमाम वेरिएबल्स की आपस में कोरिलेशंस भी दे दिया, कोरिलेशन और कोवेरियंस। डन। ये हमने ऑल पॉसिबल टेबल्स को सीख लिया जो स्मार्ट पीएलएस दे रहा है। ये ऑल पॉसिबल टेबल्स हैं। अब मजे की बात है, एसपीएसएस में कुछ और ऑप्शन भी होते हैं। हम कुक निकाल सकते हैं, लैब्रिज डिस्टेंस निकाल सकते हैं, महालन ओबिस निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे मैं तमाम ऑप्शन पे क्लिक कर दिया था क्योंकि जाहिर बात है ये मेन बना है स्ट्रक्चर मॉडलिंग के लिए, मेन एमएलआर के लिए नहीं बना। लेकिन एमएलआर के जितने ऑप्शन इसने दिए होते हैं वो तमाम के तमाम मैं यहाँ पे डिस्कस, इस वीडियो में हमने बस ये डिस्कस किया, इसको रन कैसे करना, मोटी मोटी इंटरप्रिटेशन कर लिया। लेकिन ये वीडियो वही देखेगा जिसने पहले उस 5 घंटे की लीनियर रिग्रेशन की वीडियो को देखा होगा, सारे लीनियर रिग्रेशन के कंसेप्ट समझे होंगे। उसके अंदर हमने तमाम डिटेल समझी है कि कंसेप्ट होते क्या। यहाँ पे बस हमारा पर्पज ये सीखना था कि अगर हमें स्मार्ट पीएलएस पे रन करना है तो कैसे रन। अब ये देखेगा, ये एक्सेल लिखा हुआ है। अब इसकी ब्यूटी देखें, मैंने एक्सेल पर क्लिक किया, मैंने कहा एक्सपोर्ट कर दो। उसने कहा कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, मैंने कहा डेस्कटॉप पे करो, SHUMLR के नाम से। अब मजे की बात है, सारे टेबल, सारी पिक्चर, सारे ग्राफ बहुत शानदार तरीके से एक्सपोर्ट हो जाएंगे। आपको कोई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, और कोई कॉपी पेस्ट करने की नीड नहीं है। पिक्चर के साथ सब इंपोर्ट हो जाएगा। देखें, खुद ही एक्सेल पर इंपोर्ट हुई, ये आपका टेबल आ गया। ठीक है, अब देखें, ये इसने हाइपरलिंक डाले हुए हैं, जहाँ पे क्लिक करेंगे वो रिजल्ट आ जाएंगे, देख रहे हैं, एक्सेल की शीट्स में। और ये देखें तमाम चार्ट की ना, इसने पिक्चर्स भी आपको दे दी है। आपने रिजल्ट को कॉपी करना है, अपने थीसिस में ऐड करें। अब ये देखें कंप्लीट, ये सारे टेबल्स दे दिए इसने आपको, सारे टेबल्स। और ये आपका नेविगेशन आ गया। क्लियर हो गया? अब आप कहते हैं कि भाई मुझे देखना है आर स्क्वायर वाला टेबल।
शो पे क्लिक कर दें, ये आज का टेबल आ गया। तो एक एक टेबल को कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसने डायरेक्टली खुद ही एक्सपोर्ट कर दिया। एमएलआर समझ में आ गया कैसे करना है इसके ऊपर?